वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपको शुरू कर चुका हूं टीच करना इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। मुझे तो टीच करने में बहुत मजा आता है। और जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में वादा किया था, आपको पढ़ने में भी मजा आए, ये मेरी एंड तक कोशिश रहेगी। तो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई थी कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। तो इनकम टैक्स ये कहता है कि असेसमेंट ईयर में आपको इनकम कंप्यूट करके उस पर टैक्स निकालना है, क्योंकि उस ईयर में आप इनकम को असेस कर रहे हो, इसलिए उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। और इनकम उससे इमीडिएटली पहले वाले ईयर में अर्न की गई होती है, इसलिए उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर। और हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। और इनकम को टोटल सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर रेंटल इनकम है, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड फाइनली इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो सर आज क्या टीच करने वाले हैं आप? मैं आप लोगों को आज टीच करूंगा रेट्स ऑफ टैक्स। टैक्स के रेट क्या होते हैं जो असेसमेंट ईयर जो आपका रिलेवेंट है 2021 उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जो इनकम टैक्स में टैक्स पेयर होता है उसको टैक्स पेयर ना कह के उसको असेसी कहा जाता है, ASSESSEE। हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हीं को यूज किया जाएगा। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम टैक्स पेयर या हम इस आदमी का टैक्स निकाल रहे हैं। हम बोलेंगे हम असेसी। हमारा असेसी कौन है? असेसी वर्ड असेसमेंट से बना है। जैसे कि पेयर पे करने वाला, और पेई जिसको पे किया गया हो, ट्रांसफरर ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया गया हो, एड्रेसर एड्रेस करने वाला, एड्रेसी जिसको एड्रेस दिया गया हो। इसी तरीके से असेसिंग ऑफिसर जो आपकी इनकम को असेस करेगा और जिसकी इनकम को असेस किया जाएगा, ही इज द असेसी। वैसे तो हम असेसर भी कह सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के लिए, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में असेसर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उस ऑफिसर का नाम है असेसिंग ऑफिसर। तो जो इनकम आपकी असेस करेगा, जब आप उसको बता दोगे तो वो आपको क्रॉस चेक करेगा आपके पर्टिकुलर्स कि आपने अपनी इनकम सही बताई या ना बताई, और सही तरीके से असेस करेगा, ही इज असेसिंग ऑफिसर। और जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है, ही इज असेसी। मेरी बात समझ में आ गई आपके लिए? लेकिन हम इनकम टैक्स की डेफिनेशन, इनकम टैक्स में असेसी की डेफिनेशन देखते हैं। तो इनकम टैक्स में लिखा हुआ है द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स or any other sum under the act is called assessee। जो मैंने आपको असेसी का मतलब बताया वो इंग्लिश के हिसाब से बताया। असेस करने वाला असेसर, जिसको हम असेसिंग ऑफिसर बोलेंगे, और जिसकी इनकम को असेस किया गया वो असेसी। तो ये इंग्लिश के हिसाब से था, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से था, इंग्लिश के वर्ड्स कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन इनकम टैक्स में जब हम आके डेफिनेशन देखते हैं असेसी की, तो इनकम टैक्स कहता है असेसी का मतलब होता है वो पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम। अभी आप टैक्स ही समझ लो, अदर सम के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, पेनल्टीज आ जाती हैं, आप इनकम टैक्स के अलावा भी कुछ पे करो। लेकिन क्योंकि हमारी पहली दूसरी क्लास है तो हम इनकम टैक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो जो पर्सन भी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है उसको कहा जाता है असेसी। हां सर, बात तो लगभग सेम ही है। किसी की इनकम को असेस किया गया और अब अपनी इनकम पे वो टैक्स पे करेगा, तो ये डेफिनेशन भी काफी हद तक जस्टिफाइड है। The person who is liable to pay tax or any other sum under the act is called the assessee। ये देखने में तो डेफिनेशन इजी लगती है, लेकिन एक खास बात इसके अंदर और भी है। कोई भी पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं है, ये तो हम निकाल सकते हैं उसकी इनकम को देख के। लेकिन ये पता लगाना कि वो आदमी पर्सन है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? आप मेरी बात को दोबारा समझो। आप तो अभी ये समझ रहे हो सर हम पर्सन हैं, आप ये मान के चल रहे हो, लेकिन आप भी तो केवल इनकम को अर्न नहीं करते हो, कंपनी भी तो इनकम को अर्न करती है।
तो कंपनी भी तो अपनी इनकम पर टैक्स पे करेगी। हां सर, हमने कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसका मतलब कंपनी भी पर्सन है, भले ही कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो है। तो हमें एसएससी की डेफिनेशन को बाद में करना पड़ेगा, उससे पहले हमें एक डेफिनेशन और करनी पड़ेगी जिसको कहा जाता है डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन का क्या मतलब होता है? तो इनकम टैक्स ये कहता है पर्सन इंक्लूड्स। मैं एक्ट की लैंग्वेज भी पढ़वाऊंगा, बार बार कहता हूं, देखो पर्सन इंक्लूड्स, और वो सबसे पहले कहता है इंडिविजुअल। आपकी बुक जिस ऑर्डर में मैं यहां पे पेजेस दिखाऊंगा उसी ऑर्डर में आपकी बुक में पेजेस दे रखे होंगे सारे के सारे। इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इज ए नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग मेल, फीमेल, मेजर, माइनर, इवन ए ल्यूनेटिक। अगर मेंटली साउंड नहीं है तब भी है तो वो इंडिविजुअली उसको पर्सन माना जाएगा। और जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल होता चला जाएगा। अब मैं इंडिविजुअल हूं, पर्सन की डेफिनेशन में भी आ गया, मैं इतनी इनकम को अर्न कर लेता हूं कि मेरा टैक्स बनता है, मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल भी होता हूं, तो एसएससी हो गया इंडिविजुअल। मैं एसएससी हो गया, इंडिविजुअल भी हूं मतलब पर्सन भी हूं, और मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल भी हूं। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, एक बार अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एवरी असेसी इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट कंपल्सरीली एन असेसी। डिस्कस कीजिए। हां सर, बात तो ठीक है, अगर असेसी है तो पर्सन जरूर होगा, लेकिन हर पर्सन असेसी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं इंडिविजुअल हूं और पर्सन की डेफिनेशन में तो आ गया, लेकिन मेरी इनकम होती ही नहीं है। ये मेरी इनकम केवल इतनी होती है कि मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं हूं। 2.5 लाख से ऊपर इनकम पर टैक्स पे किया जाता है, मैं केवल 1 लाख रुपए कमाता हूं एक साल के। सर पर्सन तो हो लेकिन आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, तो सर आप असेसी नहीं बन सकते हो। तो असेसी होने के लिए दो बातें होना चाहिए। पहली बात तो पर्सन होना जरूरी है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी बात टैक्स पे करने के लिए लायबल भी होना चाहिए। जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता चला जाएगा वो तो असेसी बनता चला जाएगा, लेकिन जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होगा वो पर्सन तो है लेकिन वो असेसी नहीं बन पाया। इसीलिए हर असेसी का पर्सन होना जरूरी है, लेकिन हर पर्सन असेसी हो ये जरूरी नहीं होता है। तो असेसी की डेफिनेशन पे दोबारा थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इंक्लूड किया गया वो इंक्लूड किया गया इंडिविजुअल के लिए, फिर इंक्लूड किया गया एचयूएफ के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। तो वहां से करेंगे, यहां पे भी लिखते रहेंगे। दूसरा है एचयूएफ, लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स माने जो पूर्वज होते हैं, डिसेंडेंट माने वंशज, एंड इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड द अनमैरिड डॉटर्स। वो एचयूएफ की डेफिनेशन में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? जो एचयूएफ होती है उसको भी पर्सन माना गया है। तो अगर एचयूएफ एज ए एचयूएफ इनकम को अर्न कर रही है तो अब हम ये बोलेंगे असेसी एचयूएफ है, क्योंकि एचयूएफ पर्सन भी हो गई और एचयूएफ टैक्स पे करने के लिए लायबल भी है। तो अब असेसी इंडिविजुअल नहीं होगा, अब असेसी एचयूएफ होगा। मतलब ये मत समझना कि अगर एचयूएफ के अंदर 6 मेंबर्स हैं तो वो असेसी हैं, वो अपनी इंडिविजुअल इनकम के लिए तो असेसी बन सकते हैं, लेकिन एज ए एचयूएफ इनकम को अर्न कर रहे होंगे उसके लिए वो असेसी नहीं है, उसके लिए तो एचयूएफ को ही असेसी माना जाएगा। चलो मैं अपनी बात थोड़ी डिटेल में पढ़ाता हूं आपके लिए, मैं फर्म के एग्जाम्पल से आपको पढ़ाता हूं, और तीसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं पार्टनरशिप फर्म, या जिसको हम फर्म भी कह सकते हैं। इसके अंदर एलएलपी भी आती है, जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म होती हैं, वो भी इसी की डेफिनेशन में आती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तो मैं अपनी बात को डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों फ्रेंड्स हैं। इसके पास 10 लाख रुपीज हैं, इसके पास 10 लाख रुपीज हैं, एंड मिस्टर सी इज ऑल्सो हैविंग रुपीज 10 लाख। अब 10 लाख रुपए किसी बिजनेस को करने के लिए नॉट ए वेरी बिग अमाउंट। मिस्टर ए कहता है चलो एक बिजनेस कमेंस करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए में बिजनेस कमेंस ही नहीं हो पा रहा है। मिस्टर बी भी यही सोच रहा है चलो कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए तो कम है, लोन वगैरह कहीं से मिलेगा नहीं, कैसे करें काम। मिस्टर सी भी परेशान है। तो तीनों दोस्त ये सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं।
पार्टनरशिप बनाने के बाद उसमें हम 10-10 लाख रुपए लगा देते हैं, तो अब जो फर्म की कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 30 लाख रुपए फर्म की कैपिटल हो जाएगी। इसको रजिस्टर्ड करवा लिया, सब कुछ करते हैं। और जब 30 लाख रुपए इसकी पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो गई, तो इन्होंने इस पे जो इनकम को अर्न किया, वो इनकम को अर्न किया 6 लाख रुपए। अब ये कहते हैं देखो हमने 6 लाख रुपए कमाए, हमारा रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने 1:1 डिसाइड किया था, इसलिए मिस्टर ए को मिलना चाहिए 2 लाख रुपीस, मिस्टर बी को मिलना चाहिए 2 लाख रुपीस, और मिस्टर सी को मिलना चाहिए 2 लाख रुपीस। अभी बहुत इमीडिएटली मैं आपको रेट ऑफ टैक्स टीच करने वाला हूं, लेकिन बीइंग ए अवेयर सिटीजन, आप स्टूडेंट्स हो, 4 जगह उठते बैठते हो, इतना तो आपको भी पता होगा, 2,50,000 रुपीज तक की इनकम पे टैक्स 0 होता है। तो मिस्टर ए का टैक्स भी 0 हो गया, मिस्टर बी का टैक्स भी 0 हो गया, और मिस्टर सी का टैक्स भी 0 हो गया। अब यहां पे असेसिंग ऑफिसर कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, नहीं साहब, ये जो 2-2 लाख रुपए इनकम है, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी की इनकम नहीं है। यहां पे असेसी इंडिविजुअल नहीं है, यहां पे असेसी पार्टनरशिप फर्म है। जो 3 लाख रुपए, सॉरी, जो इनकम आपने 6 लाख रुपए कमाई है, वो एबीसी ने नहीं कमाई है, वो जिस पर्सन ने कमाई है उसका नाम फर्म है, और फर्म अपनी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो असेसी यहां पे इंडिविजुअल नहीं है इस इनकम के रेस्पेक्ट में। इस इनकम के रेस्पेक्ट में जो असेसी माना जाएगा वो फर्म के लिए माना जाएगा, और फर्म की इनकम पे जो टैक्स का रेट लगता होगा, तो मतलब ये गलत हो गया। अब इस तरीके से अगर आपको इंडिविजुअली अलग अलग टैक्स पे करना था, तो आपको खुद असेसी बनना था। 10 लाख रुपए से आप अकेले इनकम को स्टार्ट कर लेते, बिजनेस को शुरू कर लेते। सर पैसा भी तो नहीं कमा पाते, तभी तो साथ में आए। पैसा कमाने के लिए तो तुम साथ में आ जाते हो, और जब टैक्स पे करना है तो तुम कह देते हो कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, हमारी 2 लाख रुपए इनकम अलग है, मिस्टर बी की अलग है, मिस्टर सी की अलग है, और हर बार 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले लोगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं किया जाता है। ए कहेगा मेरी भी 2.5 लाख रुपए से कम है, बी भी सेम स्टेटमेंट देगा, सी भी, और एक दूसरे को आप नहीं पहचानते हो, टैक्स बचा लोगे। कमाने के लिए पहचानते हो, कमाने के लिए दोस्त हो, टैक्स पे करने के लिए आप दोस्त नहीं हो। सरकार कहती है जब इनकम को अर्न करने के लिए सेम प्लेटफॉर्म पे आए, हाथ मिलाया, तो टैक्स भी आपको हाथ मिला के ही पे करना पड़ेगा। असेसी हम इंडिविजुअल को नहीं मानेंगे, यहां पे असेसी होगा फर्म। और पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस हैं इनकम को कंप्यूट करने के और रेट ऑफ टैक्स के, वो एप्लीकेबल होंगे। और ये बात अभी हल्का सा हिंट दे दूं, फर्म को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 30% डायरेक्टली पे करना पड़ता है। इनको स्लैब का बेनिफिट फर्म के लिए नहीं मिलता है। जो 2.5 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जो आपने सुना होगा, जो अभी पढ़ाऊंगा, वो इंडिविजुअल के लिए है। पार्टनरशिप फर्म की तो कितनी भी इनकम हो 30% से टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब 1,80,000 रुपए टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो असेसी इंडिविजुअल नहीं लिख सकते हो, असेसी को फर्म लिखोगे, क्योंकि फर्म पर्सन की डेफिनेशन भी आ गया और फर्म टैक्स पे करने के लिए लायबल भी है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यह देखना बहुत जरूरी होता है कि असेसी कौन है, क्योंकि उस असेसी के लिए इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस दे रखी हैं, जो रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, वो ही अप्लाई किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो इनकम और इनकम टैक्स होगा उसको कंप्यूट किया जाएगा। तो जब आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर लेते हो, तो टैक्स के लिए भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म रहेगी। अब आपको मेरी बात डेफिनेटली समझ में आई होगी। आप इनकम कमाते समय फर्म बन जाते हो, और इनकम कमाने के बाद आप इंडिविजुअल बन जाते हो, ये बात नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही डिसाइड हो जाता है असेसी इज फर्म। अब कंप्यूटेशन के प्रोविजन भी फर्म वाले लगेंगे, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के प्रोविजन भी फर्म वाले लगेंगे। इसी तरीके से एचयूएफ इनकम को अर्न करती है। जब इनकम को अर्न कर लेती है एचयूएफ, अब मेंबर्स अपना अपना हिस्सा लेके बोलते हैं टैक्स हम एज एन इंडिविजुअल पे करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जब असेसी एचयूएफ है, एचयूएफ पर्सन भी है, और एचयूएफ की इनकम टैक्स पे करने वाली ब्रैकेट में भी आती है, तो अब हमारी जो असेसी है वो एचयूएफ हो गई। अब एचयूएफ के प्रोविजन से एप्लीकेबल होंगे, और टैक्स भी एचयूएफ के रेट से लगेगा। अब आपको इंडिविजुअल नहीं माना जाएगा अलग। तो अब ध्यान से सुनो, और यह स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। आपके पास अपनी इनकम को कंप्यूट करवाने के लिए चाहे मिस्टर ए आए, चाहे मिस्टर बी आए, चाहे मिस्टर सी आए, चाहे मिस्टर डी आए,
आप नेवर से कि माई असेसी इज मिस्टर ए, मिस्टर बी। आपको माई असेसी इज एन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो ए पे भी लगेंगे, बी पे भी लगेंगे, सी पे भी लगेंगे, डी पे भी लगेंगे। क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम मिस्टर ए है, उसका नाम मिस्टर बी है, उसका नाम मिस्टर सी है। आपके पास 3 फर्म्स आती हैं, तो आप ये मत बोलो कि मैं इस फर्म का निकाल रहा हूं इनकम, इस फर्म की इनकम भी निकालनी है। मुझे जो असेसी मेरा फर्म है, तो इस फर्म पे भी सेम प्रोविजंस लगेंगे, इस फर्म पे भी सेम प्रोविजंस लगेंगे, इस फर्म पे भी सेम प्रोविजंस लगेंगे। तो आपको मिस्टर ए की इनकम निकालना नहीं सिखाया जाएगा, आपको मिस्टर बी की इनकम निकालना नहीं सिखाया जाएगा, आपको इंडिविजुअल की इनकम निकालना सिखाया जाएगा। आप क्वेश्चन में ऊपर लिखोगे असेसी इज एन इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के जो प्रोविजंस होंगे वो उस पर अप्लाई कर दिए जाएंगे। जब फर्म का क्वेश्चन होगा तो असेसी के आगे आप पार्टनरशिप फर्म का वो नाम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फर्म। इसका मतलब फर्म के जो प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं वो हमें आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो पर्सन 7 तरीके के होते हैं, मैं टीच करूंगा, और जो जो पर्सन इसमें टैक्स पे करने के लिए लायबल होता चला जाएगा वो क्या बनता चला जाएगा, असेसी बनता चला जाएगा। और उस असेसी के जो रेस्पेक्टिव प्रोविजंस होंगे वो उसकी इनकम और इनकम टैक्स को निकालते समय यूज किए जाते हैं। तो पर्सन के अंदर इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है, फर्म आता है, इसके बाद कंपनी। हां सर, हमने कंपनी में पढ़ा था कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। अगर एबीसी को ऐसा लगता है हमें फर्म नहीं बनानी है, हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, हमें लायबिलिटी लिमिटेड करनी है, और वो कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और फिर कंपनी के तरीके से 6 लाख रुपए कमाते हैं, तो अब जो इनकम टैक्स पे किया जाएगा, जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल रेट्स होंगे उस रेट से इनकम टैक्स पे किया जाएगा। अब एबीसी ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 लाख मैंने कमाया, बी बोले 2 लाख मैंने कमाया। जब इनकम कंपनी ने कमाई तो असेसी कंपनी है, तो टैक्स के जो रेट होंगे वो भी कंपनी वाले लगेंगे। तो यहां पे जो लिखा हुआ है कंपनी वो मैंने लिख दिया है, इट इंक्लूड्स एन इंडियन कंपनी, ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ ए फॉरेन कंपनी। चाहे इंडियन कंपनी चाहे विदेशी कंपनी हो, इन सबको कंपनी माना जाएगा। फर्म, हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। इसके बाद 2 और होते हैं, एओपी और बीओआई। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्संस मींस 2 or more persons who join for a common purpose with a view to earn an income। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब हाथ मिलाते हैं कॉमन पर्पज के लिए, और वो कॉमन पर्पज में उनका इनकम कमाना भी एक पर्पज होना चाहिए, तो उस एसोसिएशन को नाम दिया जाएगा एओपी। जैसे 2 कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर। अब कंपनी भी अपने आप में पर्सन है और दूसरी कंपनी भी अपने आप में पर्सन है, इनका ज्वाइंट वेंचर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक कंपनी है और एक फर्म है, दोनों किसी ज्वाइंट वेंचर में जाती हैं। अब कंपनी भी एक पर्सन है और फर्म भी एक पर्सन है, इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो हाथ मिलाने के बाद ये इनकम को अर्न करेंगे, तो पर्सन भी है और टैक्स पे करने के लिए लायबल भी है, तो असेसी के आगे लिखा जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और प्रोविजंस एओपी वाले एप्लीकेबल होंगे और टैक्स का रेट भी वो एप्लीकेबल होगा जो एओपी वाला होगा। तो जितने भी पर्संस मैं टीच कर रहा हूं, इनका अगर आपस में कोई कॉम्बिनेशन बना देते हो, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपस में मिल जाते हैं, एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ और एक कंपनी, ये तीनों मिलकर हाथ मिला लेते हैं, तो एक नया पर्सन बन गया, इसका नाम हो जाएगा एओपी। क्योंकि इंडिविजुअल भी पर्सन, एचयूएफ भी पर्सन, कंपनी भी पर्सन, इन्होंने हाथ मिला लिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अब अपने आप में नया पर्सन बन गया। और जब ये इनकम को अर्न करेगा तो एओपी की इनकम के कंप्यूटेशन के प्लस टैक्स लायबिलिटी की जो प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। एओपी पर्सन भी है और टैक्स पे करने के लिए लायबल भी है, तो असेसी क्या बोला जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होती हैं, जिस एओपी में सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स होते हैं। है तो एओपी, क्योंकि 2 इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल भी पर्सन और दूसरा इंडिविजुअल भी पर्सन, दोनों आपस में मिल गए। अब दोनों आपस में मिल गए तो ये भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। 2 एचयूएफ मिले तो भी एओपी, 2 कंपनी मिले तो भी एओपी, एक कंपनी एक फर्म मिले तो भी एओपी, जब भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलेंगे तो एओपी।
लेकिन उस एओपी के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो उस एओपी को एक नया नाम दे दिया गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हां, वो फर्म की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, वो एचयूएफ की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। अगर वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स फर्म की तरीके से रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो फर्म बोला जाएगा। अगर वो कॉमन एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट हैं लीनियल, तो उस केस में उनको एचयूएफ बोला जाएगा। हाँ, एचयूएफ की डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, फर्म की डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, या किसी और जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उस कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, तो उस एओपी को एओपी ना बोल के बोल दिया जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल्स होते हैं। तो एबीसी इस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन साथ में बिजनेस कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर लेंगे उस केस में तो फर्म के तरीके से इनकम हो जाएगी, चलो साथ काम तो साथ में कर लेते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा करते हैं, हम लोग कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही साथ में आए, भले ही आपने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म नहीं किया, तब भी आपका स्टेटस हो गया, और वो स्टेटस हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो एओपी ही, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लेकिन जितने भी पर्सन इसमें हैं, क्योंकि वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए इस एओपी को बोल दिया जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे तो असेसी फर्म हो जाएगा, फर्म को नहीं बनाएंगे तो असेसी हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप किसी भी तरीके से टैक्स को बचाने की कोशिश करो, उसके रोकने का इंतजाम पहले ही इनकम टैक्स में कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपके लिए, दैट इज लोकल अथॉरिटी। और 7th में थोड़ी देर के बाद लिखूंगा, पहले मैं लोकल अथॉरिटी दिखाता हूं आपके लिए। लोकल अथॉरिटी मींस ए म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, अदर अथॉरिटीज लीगली एंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पंचायत, म्युनिसिपलिटी वगैरह। जैसे दिल्ली में आपका एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, एमसीडी है, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो इन सबको बोला जाता है लोकल अथॉरिटीज, और ये भी पर्सन की डेफिनेशन में है। अपनी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल होगी तो असेसी बोलेंगे लोकल अथॉरिटी। कोई भी पर्सन भी हो सकता है, असेसी भी हो सकता है। असेसी का पर्सन होना जरूरी है, लेकिन पर्सन असेसी नहीं बने ये पॉसिबल है। असेसी बनने के लिए दो खास बातें, पर्सन प्लस लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। तो जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप लोग बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप सब लोग इंडिविजुअल हो, तो आप सब लोग पर्सन तो हो गए। सर हम असेसी कब बनेंगे? शायद आप में से अभी असेसी कोई नहीं होगा, कि कोई भी इनकम को अर्न नहीं कर रहा होगा, और कर भी रहा होगा तो आप अभी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होगे, आपकी इनकम अभी कम होगी, तो आप पर्सन तो हो लेकिन आप असेसी नहीं। जब अपना कोर्स करने के बाद प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, खूब सारा पैसा कमाओगे, तब आप पर्सन से क्या बन जाओगे? असेसी बन जाओगे, और इंडिविजुअल वाले रेट जो एप्लीकेबल होंगे वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करोगे तो असेसी फर्म बन जाएगी, आप कंपनी फॉर्म करते हो तो असेसी कंपनी हो जाएगी। तो आप जब भी क्वेश्चन शुरू करोगे आज के बाद, कभी भी क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन में पहली लाइन में ही आपको पता चल जाएगा कि असेसी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है। फिर जो मैं प्रोविजंस जिस असेसी के लिए टीच करे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सर इतने तरीके के पर्सन होते हैं, 6 तरीके के पर्सन होते हैं, लेकिन एक 7वां और बनाया गया, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब सपोज करते हैं कोई ऐसा स्टेटस है जो ऊपर 6 कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता है, डज नॉट फॉल इन अबव 6 कैटेगरीज। अब वो कहता है मैं तो असेसी बन ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं बन सकता हूं असेसी? क्योंकि मैं पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं आता हूं, और जब मैं असेसी नहीं बन सकता हूं तो मैं टैक्स पे करने के लिए भी लायबल नहीं हो सकता हूं, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए लायबल जो पर्सन होता चला जाएगा वो असेसी बनेगा। अब वो पर्सन है ही नहीं तो वो असेसी भी नहीं बन सकता है। तो कोई ऐसा स्टेटस जो हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जो लार्जली हमें सोसाइटी में नहीं मिलता है, लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि वो पर्सन बन जाए, सो दैट उसके असेसी बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहे। तो आखिर में हमने जैसे हमने अदर सोर्सेज डाला था इनकम के अंदर, कोई इनकम की डेफिनेशन से बच नहीं जाए, हेड में आने से बच नहीं जाए,
तो हमने क्या डाल दिया, एनी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। हमने डिफाइन नहीं किया, जो 4 हेड्स के अंदर नहीं जाएगी वो 5वें हेड्स में आ जाएगी। तो यहीं पे भी लिख दिया एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जुरिडिकल लीगल तो होना चाहिए और आर्टिफिशियल हो, और एवरी का मतलब जो ऊपर लिखी कैटेगरी में नहीं गया, इट इंक्लूड्स एवरी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। जो आइडल्स हो गए, डीटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई। डेटीज जितनी भी होती हैं, मूर्तियां वगैरह जो होती हैं मंदिरों वगैरह में डिफरेंट जगह, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो इन सबको कहा जाता है एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ये पर्सन की डेफिनेशन में तो आ गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये असेसी बन गई। अगर इनकम टैक्स में इनकी इनकम को टैक्सेबल किया जा रहा है और ये अपनी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, तो ये क्या बनते चले जाएंगे, असेसी। और फिर असेसी के आगे हम लोग लिख देंगे एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो अब कोई भी तरीके से आप इनकम को अर्न कर लो, किसी भी तरीके से, आप पर्सन तो कम से कम हो, या तो डिफाइंड हो, और डिफाइंड नहीं हो तो भी आप हो। और आखिरी क्या हो गया, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। पर्सन तो आपको बना दिया गया। अब एक्ट को ओपन करके देखो, जो जो अपनी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है और कम से कम इतनी इनकम को अर्न कर रहे हो कि वो आपकी टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो जो जो पर्सन उस कैटेगरी में फॉल करता चला जाएगा वो क्या बनता चला जाएगा, असेसी बनता चला जाएगा। तो सर इतने सारे प्रोविजंस हमें पढ़ने पड़ेंगे? हां, इज दैट क्लियर? समझ में आया जो मैंने कहा? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एओपी, कंपनी, एओपीबीओवाई, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये डेफिनेशन तो आपकी है पार्टनरशिप पर्सन की। और इस पर्सन में से जो जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता चला जाएगा वो क्या बनता चला जाएगा, असेसी। तो जब भी लिखा होगा मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो ये मत बोलो असेसी मिस्टर एक्स है, क्योंकि उसकी जगह वाई भी लिखा होता, उसकी जगह जेड भी लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलो, असेसी इज एन इंडिविजुअल। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक्स लिमिटेड लिखा हो तो आप ये मत लिखना असेसी एक्स लिमिटेड, क्योंकि फिर वाई लिमिटेड हो चाहे जेड लिमिटेड हो, नाम में क्या रखा है, आपका फॉर्मेशन क्या है, आप कौन सी कैटेगरी के पर्सन हो, कंपनी, तो आप पे क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो कंपनी के लिए इंसर्ट किए गए इनकम टैक्स एक्ट में, तो असेसी क्या हो जाएगा, कंपनी। तो जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है उसको कहा जाता है असेसी। तो हम सही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। आज के बाद मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आपकी कि राम मूर्ति की इनकम निकालो, या फिर आप मिसेस सुषमा की इनकम निकालो, या XYZ प्राइवेट लिमिटेड की निकालो। हम कंपनी का टैक्सेशन कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल का टैक्सेशन कर रहे हैं। इसको बेटर लैंग्वेज माना जाएगा। और साथ में हम हमेशा असेसी वर्ड बोलेंगे। और अब मैं आपको वो चीज टीच करता हूं जो टीच करने के लिए मैंने ये क्लास शुरू करी थी, जिसको कहा जाता है रेट्स ऑफ टैक्स। जो आपके रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल हैं, वो मैं रेट्स आपके लिए टीच करूंगा। और यहां मैं आपको टीच करूंगा इंडिविजुअल के रेट्स। इंडिविजुअल्स के रेट, इंडिविजुअल सबसे पहले मैं टीच करूंगा। पेपर में सबसे ज्यादा इंटर लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिविजुअल्स के आते हैं। तो अगर हमारा असेसी इंडिविजुअल है, इसको लेके हम सबसे पहले अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। रेट्स में आपको सबके बताऊंगा, तो शुरुआत में करूंगा इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल्स की इनकम पे लगता है स्लैब। इस इंफॉर्मेशन के साथ में एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि टैक्स होते हैं दो तरीके के, प्रोग्रेसिव और नॉट प्रोग्रेसिव। एक डीटी होता है, एक आईडीटी होता है। आईडीटी जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन आईडीटी प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किया जाता है। वैसे एक टैक्स और भी होता है, रिग्रेसिव। ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है एज यू प्रोग्रेस यू आर लायबल टू पे मोर टैक्स। गरीब लोग कम टैक्स पे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अमीर होते हुए चले जाओगे आपका टैक्स का रेट इंक्रीज होता चला जाएगा। ये प्रोग्रेसिव वर्ड से
देखो समझ में भी आ रहा है, प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अभी जब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा रेट ऑफ टैक्स, तो देखो यहां लिखा हुआ है पहले वाला 250 तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 250 के बाद जो कमाओगे 5 लाख रुपए तक 5% पे करना पड़ेगा। तो स्लैब दे रखे हैं, इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, इसको कहा जाता है स्लैब। जब भी स्लैब होगा इसका मतलब ही हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी हो गया, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया, या पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, सेल्स टैक्स हुआ करता था, वेट हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो अब जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो चुके हैं, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होते थे। इसमें गरीब और अमीर का डिफरेंस नहीं किया जाता था। मतलब अगर शाहरुख खान किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो उनपे भी जो जीएसटी होगा वो 5% लगेगा, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। और कोई बहुत ही गरीब है शाहरुख खान के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा गरीब है, सर्वाइवल का क्वेश्चन है, वो भी किसी तरीके से लाइफ में पहली बार रेस्टोरेंट में जाता है, तो उसके लिए भी जो रेट होगा जीएसटी का वो 5% ही होगा, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। मतलब क्या होता है, अमीर लोग कम रेट से टैक्स पे करेंगे और जैसे जैसे गरीब होते चले जाओगे आपका टैक्स का रेट इंक्रीज करता चला जाएगा। तो 3 रेट हो गए, प्रोग्रेसिव, यूनिफॉर्म, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जैसे जैसे अमीर होगे टैक्स रेट बढ़ता चला जाएगा, यूनिफॉर्म गरीब हो चाहे अमीर हो सेम रेट से चार्ज होगा, रिग्रेसिव अमीर कम रेट से टैक्स पे करेंगे और जो गरीब होता चला जाएगा वो ज्यादा रेट से टैक्स पे करेगा। रिग्रेसिव तो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक चीज है। यूनिफॉर्म रेट भी अच्छा रेट नहीं है। शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इतने बड़े बड़े लोग भी कई जगह उसी रेट से टैक्स पे करते हैं जिस टैक्स से उनसे बहुत ज्यादा गरीब, जो बिल्कुल आखिरी गरीब है, वो भी उसी रेट से टैक्स पे कर रहा है। तो ये तो गलत है। लेकिन आईडीटी को प्रोग्रेसिव बनाया किस तरीके से जाए, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब आप कहीं जाते हो कोई सर्विसेज लेने के लिए, कोई गुड्स खरीदने के लिए, तो जो आपको गुड्स बेच रहा है, जो आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसको क्या पता कि आपकी हैसियत कितनी है, आप ज्यादा अमीर हो, आप कम अमीर हो। डीटी तो आप डायरेक्टली सरकार को पे करते हो, तो सरकार आपसे पूछ लेती है भाई साहब कितने अमीर हो, और उस अमीरी के हिसाब से टैक्स का रेट आप पे लगा देती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स आप सरकार को डायरेक्टली तो पे नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप सरकार को इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। पहले आप किसी और को पे करोगे, फिर वो आगे सरकार को पे करेगा। तो जिसको आप पे कर रहे हो वो आपसे पूछता है भाई साहब आपकी हैसियत क्या है, जरा अपनी इनकम के पर्टिकुलर्स दे दो। आप कहते हो भाई हम आपको क्यों देते हैं, आप कौन हो भाई? मेरे सरकार की बीच की बातें मैं सरकार को तो बता सकता हूं क्योंकि सरकार पूरा देश चला रही है, हमने इलेक्ट किया, इलेक्टेड मेंबर्स है, पार्लियामेंट है, संविधान बना हुआ है, बट मैं आपको अपनी हैसियत क्यों बताऊं? तो इसीलिए क्योंकि हम थर्ड पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज क्यों करें, इसलिए अब वो कैसे डिसाइड करे कि इनकम का जो रेट लगना चाहिए टैक्स का, जीएसटी का, वो कम लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए? फिर आदमी झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो क्रॉस चेक किस तरीके से करेगा? इसलिए जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किए जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द बायर। वो उसका क्या स्टेटस है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होगा। रिग्रेसिव तो बहुत ही खतरनाक चीज है, मतलब अमीर कम रेट से टैक्स पे करेंगे, गरीब ज्यादा रेट से टैक्स पे करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि हम अगर गरीब हैं तो कम रेट से, और अमीरी के साथ साथ टैक्स का रेट बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको यहां समझाता हूं, जो यहां लिखा हुआ है वो रेट क्या लिखा हुआ है, और समझाऊंगा वहां पे, यहां पे दिखाता हूं। इंडिविजुअल, सर आगे भी कुछ लिखा है, मेरी बात मानो बाद में। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं मेरे ख्याल से वो इजी तरीका है, ज्यादा समझ में आएगा। अप टू ₹2,50,000 किसी की टोटल इनकम एक साल की 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, नील हो जाता है। लेकिन किसी की इनकम मोर देन 2,50,000 है बट अप टू 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख, उस पर 5% ऑफ द अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड ₹2,50,000। 2,50,000 से जो इनकम एक्सीड करती है उस पर आपको 5% से टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो इस बात को मैं अलग तरीके से बताता हूं। फर्स्ट 2,50,000 नहीं, नेक्स्ट
2,50,000 5%. Next 5 lakh 20%. Above 10 lakh 30%. ये स्लैब टीच करने का सबसे इजी तरीका होता है। जो पहले आपने 2.5 लाख रुपए कमाए होंगे उस पर आप टैक्स पे नहीं करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए तक आप कमाओगे, अब आप थोड़े से अमीर हो गए, अब उस इनकम पे आपको टैक्स का रेट 5% से पे करना पड़ेगा। अब 5 लाख रुपए तक का टैक्स हो गया। जो अगले 5 लाख रुपए तक कमाओगे, अब थोड़े और अमीर होते चले जा रहे हो, उस पर टैक्स का रेट लगेगा 20%। और अब 10 लाख रुपए तक टैक्स हो गया। पहले 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख 5, नेक्स्ट 5 लाख 10। अब 10 लाख के ऊपर जो भी कमाओगे, अब बहुत अमीर हो चुके हो, अब आपको अपने टैक्स का रेट 30% से पे करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, आपको मेरी बात डेफिनेटली समझ में आएगी। मिस्टर ए आपसे कहता है कि सर जी मैंने कमाया 2 लाख रुपए। आप कहते हो कि पहले 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स जीरो होता है, आपका टैक्स हो गया जीरो। मिस्टर बी आपसे कहता है सर मैंने कमाया 3.5 लाख रुपए। तो आप मिस्टर बी से कहते हो देखो ऐसा करो, पहले तो लिखो 2.5 लाख, फर्स्ट 2,50,000, उस पर तो टैक्स जीरो हो गया। अब नेक्स्ट 2.5 लाख तक, लेकिन आपने केवल 1 लाख रुपए कमाया, 3.5 लाख रुपए कमाया आपने। पहले 2.5 लाख पे तो जीरो हो गया, अगले 2.5 लाख तक 5%, लेकिन आपने 2.5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए कमाया, इस पर टैक्स का रेट लगेगा 5%। तो यहां तो आपका हो गया जीरो और यहां हो गया आपका 5,000। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 5,000। क्या समझ में आया? चलो, अगर मिस्टर सी आपसे यह कहता है कि सर मैंने 4,20,000 रुपए कमाए, तो आप उससे बोलो देखो आपने फर्स्ट जो कमाया 2,50,000, उस पर तो टैक्स का रेट 0%। और आपने नेक्स्ट जो 250 तक कमाया, वो क्या कहा, लेकिन सर मैं 250 तो कमा ही नहीं पाया, मैंने तो 1,70,000 रुपए और कमाया। और नेक्स्ट 2.5 लाख तक टैक्स का रेट रहेगा 5%। 250 और 170 कितना हो गया? 4,20,000। यहां टैक्स का रेट जीरो हो गया और यहां हो गया 8,500। इन दोनों को जोड़ दो, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 8,500। मिस्टर डी आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि सर जी मैंने कमाया टैक्स एग्जैक्ट 5 लाख रुपए। आप कहते हो देखो भाई साहब फर्स्ट 2,50,000 तक तो जीरो होता है, और जो नेक्स्ट 250 होता है, अब आपने 250 में कितना कमाया? वो कहता है मैंने एग्जैक्टली 250 कमाया, 250 प्लस 250, इस पर सर 5% लगेगा। तो आप बोलोगे देखो जीरो और 2,50,000 का 5%, 12,500, तो आपका टैक्स हो गया 12,500। अब मिस्टर ई आता है आपके पास, वो कहता है सर मेरी तो 5,70,000 रुपए है। अब देखो 5 लाख को क्रॉस कर गया, फर्स्ट 250 मिल, फर्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 250 5%, और नेक्स्ट 5 लाख 20%, नेक्स्ट 5 लाख। तो आप उसको बोलो देखो यहां पे लिखो फर्स्ट 2,50,000, पहले जो 250 थे उस पे 0%, इसके ऊपर आप जो 2.5 लाख रुपए तक और कमाओगे उस पे 5%। अब उसने 5 लाख रुपए तक तो कमा लिया, पहला 2.5 लाख, उसके अगले 5 लाख जो कमाओगे उस पे 20%, लेकिन नेक्स्ट उसने 5 लाख रुपए नहीं कमाए, केवल 70,000 रुपए कमाए। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 प्लस 70, जो अब 5 लाख के ऊपर कमा रहे हो उस पे आपको 20% से पे करना पड़ेगा, 0%, 12,500, और यहां पे हो गया 14,000, 70,000 का 20%, और टैक्स हो गया 26,500। मजेदार चीज है, इजी चीज है, डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसके बाद आपसे मिस्टर एफ ये कहता है कि सर मैंने कमाया 8,10,000, मेरा टैक्स निकाल सकते हो। तो आप लिखना शुरू करो, आपको देखो फर्स्ट 2,50,000 टैक्स 0%, जो नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए तक कमाया जाता है उस पर 5%, और जो नेक्स्ट 5 लाख रुपीज कमाया जाता है, तो वो कहेगा मैंने 5 लाख कमाया ही नहीं,
5 लाख के ऊपर मैंने कितना कमाया? 3,10,000। 8 10 में से 5 लाख माइनस कर दो, 3 10, इस पे आप बोलो 20% लगेगा। तो यहां हो गया 0, यहां हो गया 12,500 और यहां कितना हो गया? 62,000। 3,10,000 का 20% 62,000, 74,500 टैक्स पे करना पड़ेगा। मिस्टर जी आपके पास आके कहता है कि सर मेरी इनकम एग्जैक्ट 10 लाख रुपीस थी, मैं कितना टैक्स पे करूंगा? तो सेम उससे लोगों भाई साहब, फर्स्ट 2,50,000 0%, जो अगले आप 2.5 लाख रुपए कमाओगे सर उस पर 5%, उसके बाद जो आप 5 लाख रुपए कमाओगे, उसने कहा सर मैंने एग्जैक्ट 5 लाख रुपए कमाया, उस पर 20%। देखो 10 लाख हो गया, 10 लाख ही उसने कमाया, तो यहां 0 हो गया, यहां 12,500 हो गया और यहां 1 लाख रुपए हो गया, 1,12,500। एक एग्जाम्पल और लूंगा, इसके बाद आपको यह क्वेश्चन करने में कभी तकलीफ नहीं होगी। वो आपसे कहता है सर मैंने 11 लाख रुपए कमाए। अब जो 10 लाख के ऊपर कमा रहे हो, एवब 10 लाख, उस पर रेट हो जाएगा 30%। तो आप उससे ये कहोगे कि आप पहले लिखो फर्स्ट 2,50,000, फिर आप उससे कहोगे लिखो नेक्स्ट 2,50,000, अब 5 लाख तक पहुंच गए। फिर लिखो नेक्स्ट 5 लाख, अब 10 लाख तक पहुंच गए। अब इसके ऊपर वाला अमाउंट कितना भी कमाया हो, और 10 लाख के ऊपर कितना कमाया इस क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए। पहले आप 2.5 लाख पे गरीब माने जाओगे तो 0%, अगले 2.5 लाख के लिए थोड़े अमीर माने जाओगे तो 5%, उसके ऊपर 5 लाख के लिए आप और ज्यादा अमीर माने जाओगे 20%। अब आप पहुंच गए एलिट ग्रुप में, हाईएस्ट ग्रुप में पहुंच गए। अब उसके ऊपर जो भी कमाओगे वो मैक्सिमम रेट से टैक्स पे करोगे 30%। तो यहां 0, यहां 12,500, यहां 1 लाख और यहां पे 30,000, तो 1,42,500। क्या इससे इजी पॉसिबल है? एंड दिस इज कॉल्ड द स्लैब। लेकिन मैंने जो बुक में लिखा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा। वो क्या लिखा? अप टू 2,50,000 नील। सर बिल्कुल ठीक है, मोर देन 250 बट अप टू 5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक, 5% ऑफ द अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड्स ₹250। सर ये भी ठीक है, 250 के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 5% से पे करेंगे। इसके बाद मोर देन 5 लाख बट अप टू ₹10 लाख, 12,500 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख। 5 लाख के ऊपर जो कमाया गया होगा उसका तो 20% और 12,500 ऐड कर दो। सर 12,500 क्यों ऐड कर दो? देखो 5 लाख पे उसने कमाया था 12,500। अब जब भी हमने 570 वाला एग्जाम्पल लिया तो 12,500 हमने वहां पे भी लिखा। जब हमने 810 वाला एग्जाम्पल लिया तो 12,500 हमें यहां पे भी लिखना पड़ा। जब हमने 10 लाख वाला एग्जाम्पल लिया तो 12,500 हमें यहां पे भी लिखना पड़ा। मतलब 5 लाख क्रॉस होने के बाद 5 लाख तक का तो 12,500 फिक्स्ड हो गया ना। अब उसके ऊपर जो कमाओगे उस पर 20% लगा रहे हो, लेकिन 5 लाख तक का तो 12,500 फिक्स्ड हो गया ना। तो अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट क्या होता है, 5 लाख वाला पड़ा याद कर लो 12,500, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 12,500 तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर जो कमाएंगे उस पर 20%। फिर इसके बाद 10 लाख से ज्यादा अगर कमाते हो तो 10 लाख तक का टैक्स तो 1,12,500 पे करना ही पड़ेगा। देखो 10 लाख तक का टैक्स दिखा देता हूं, 1,12,500। अब देखो 11 लाख में भी ये 12,500 प्लस 1 लाख, और इन दोनों को मिला के हम कितना लिख सकते हैं? 1,12,500। अब जब भी 10 लाख को क्रॉस करेगा तो 1,12,500 तक पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए एक्ट में हमने इस तरीके से लिख लिया, 1,12,500 तक तो पूरा हो ही गया, 10 लाख रुपए तक का था। अब 10 लाख के ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। 30% ऑफ द अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड ₹10 लाख। 10 लाख के ऊपर जो भी होगा उस पर 30% से पे कर दो। नाउ यू हैव द ऑप्शन। आप अगर याद कर सकते हो 12,500 और 1,12,500 तो आपको इजी हो गया।
जैसे ही आपने देखा 7 लाख 12,500 तो हो ही गया, 2 लाख का आपने 20% और ऐड कर दिया। आपने देखा 14 लाख तो 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500 तो हो ही गया, और 4 लाख का 30% आपने और ऐड कर दिया, आपका टैक्स निकल के आ गया। जिसको ये इजी लगता है वो इस तरीके से कर ले, आराम आराम से करे। पहले अपने 2.5 लाख रुपए लिख ले, फिर अगले 2.5 लाख रुपए तक लिख ले, फिर उसके ऊपर भी है तो अगले 5 लाख रुपए तक लिख ले, और उसके ऊपर भी है तो एवब वाले में डाल दे। पहले 2.5 लाख रुपए पे 0 टैक्स लगा दे, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% लगा दे, अगले 5 लाख रुपए पे 20% लगा दे, और 10 लाख के ऊपर जो भी निकल जाए उस पर मैक्सिमम रेट लगेगा जो 30% होता रहेगा। ठीक है सर, तो सर आपने कहा ये रेट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। हाँ, ये इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इसको स्लैब कहा जाता है, और स्लैब का मतलब ही हो जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। गरीब कम रेट से टैक्स पे करेगा, और जैसे जैसे अमीर होते चले जाओगे आपका रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिसकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, या 60 ईयर्स है, 60 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर्स, लेकिन 80 साल से कम है, एज 60 साल या उससे ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, तो सरकार ने ऐसे इंडिविजुअल के लिए कहा कि हम टैक्स में थोड़ा और ज्यादा बेनिफिट देंगे। 60 साल के बाद इनकम टैक्स में जो 60 साल से कम के हैं उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, और साथ में उसका रेसिडेंट होना भी जरूरी है। यह मैं आपको चैप्टर टीच करूंगा जिसको कहा जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स में इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि जो असेसी है वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन के लिए रहे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। हम प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिन के लिए रहे, जो ज्यादा दिन के लिए रहा होता है उसको कहा जाता है रेसिडेंट, और जो कम दिन के लिए रहा होता है उसको कहा जाता है नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6 है एक, उसके अंदर हमने मेथड दे रखा है निकालने का। कैसे पता चलता है? कोई भी असेसी, इंडिविजुअल की बात ही नहीं है, एचयूएफ भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो सकती है, कंपनी भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई असेसी रेसिडेंट है या कोई असेसी नॉन रेसिडेंट? तो ये चैप्टर तो हम बाद में करेंगे, और इस बात का इनकम टैक्स में बार बार फर्क पड़ेगा। जिस असेसी की इनकम निकाली जा रही है या उसका टैक्स निकाला जा रहा है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो अगर 60 या 60 से ज्यादा और 80 से कम साथ में रेसिडेंट भी है, उसके लिए इनकम टैक्स में जो टैक्स का रेट दे रखा है वो बड़ा मजेदार रेट दे रखा है। और वो क्या रेट दे रखा है? उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट 3 लाख। वो स्लैब होता ही शुरू 3 लाख रुपीस से है। पहले ये 2.5 लाख रुपए तक था, अब हमने कहा कि हम 2.5 लाख रुपए तक नहीं, हम 3 लाख रुपए तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अब बाकी का स्लैब आप इजीली बना सकते हो, बहुत। नेक्स्ट 2 लाख। अब नेक्स्ट 2.5 लाख मत लिखना, क्योंकि 5 लाख के ऊपर तो 20% शुरू हो जाएगा, तो अब जो अगले 2 लाख होंगे उस पर 5%। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना हो जाएगा? 20%। और इसके ऊपर वाले पे, मतलब एवब 10 लाख के ऊपर जो भी निकल जाएगा उस पे 30%। बस पहला याद कर लो आप, ये जो पहले 3 लाख, जो 2.5 लाख था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 3 लाख। तो अगर आपके पास मिस्टर के कहते हैं बेटा मैं रेजिडेंट हूं और मेरी एज 64 ईयर्स है, आप पूछते हो कितना पैसा कमाया, वो कहते हैं मैंने 7,40,000 रुपए कमाए। बहुत इजी है, आप यहां पे लिखो पहले फर्स्ट 2,50,000, सॉरी 3 लाख, 0%। अब उनसे आप बोलो कि जो इसके बाद आप 2 लाख रुपए तक कमाओगे उस पे आपको 5% से पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो 5 लाख रुपए तक कमाओगे, लेकिन वो कहेंगे बेटा 5 लाख के ऊपर तो मैंने केवल 2,40,000 रुपए ही कमाए, 5 लाख प्लस 2,40, देखो 7,40 हो गए, इस पे आपको 20% से, तो यहां 0, यहां 10,000,
और यहां 4800, इनको ऐड कर देते हैं हम तो 14,800 रुपए। कुछ गलत कर दिया मैंने, 48,000 होगा ये। 2,40,000 का 20%, 48,000, तो ये हो गया 58,000। फायदा हुआ? हां सर फायदा हुआ, क्योंकि एज 60 से कम होती तो 2.5 लाख तक ही हमारा जीरो होता, उसके बाद 5% लग गया होता। यहां 3 लाख तक जीरो किया गया, उसके बाद किया गया, तो कंपैरेटिवली थोड़ा टैक्स कम निकल के आया। इसको हम कहते हैं सर अगर 10 लाख से ज्यादा होता तो पहला जीरो, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, उसके ऊपर जो भी चला जाएगा उस पर लगा देंगे हम लोग। तो अगर मिस्टर एम आपसे कहते हैं बेटा मैं रेसिडेंट हूं और मेरी एज जो दे रखी है वो 74 ईयर्स दे रखी है, तो मेरी टैक्स बता दो आप। आपने कहा इनकम कितनी है, उन्होंने कहा 12,50,000। तो आपने उनसे कहा देखिए जो आपने सबसे पहले 3 लाख रुपए कमाए होंगे उस पर तो टैक्स का रेट नील हो जाएगा। 3 लाख के बाद जो आपने 2 लाख रुपए और कमाए होंगे उस पर टैक्स का रेट 5% होगा। उसके बाद जो आपने 5 लाख रुपए कमाए होंगे उस पर टैक्स का रेट 20% होगा। अब 10 लाख तक आप पहुंच गए, इसके ऊपर जो भी कमाया होगा वो कहेगा बेटा मैंने 2,50,000 रुपए कमाया, इस पर 30% लगेगा, तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 10,000, ये हो गया 1 लाख, और यहां कितना हो गया 75,000, मतलब 2,50,000 रुपए का 30%, 75,000, 75,000, तो टोटल कितना हो गया 1,85,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बात को यहां किस तरीके से दिया गया, पहले 3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख को एक्सीड नहीं करे तो जो 3 लाख के ऊपर होगा उस पर 5%, 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख को एक्सीड नहीं करे, सिर्फ 5 लाख तक का टैक्स ऐड कर देते हैं। 5 लाख तक का टैक्स देखो निकल के आएगा 10,000 रुपए, क्योंकि 5 लाख में से 3 लाख रुपए माइनस करेंगे, 3 लाख जब माइनस करोगे तो बच जाएगा 2 लाख, और 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000, तो 10 तो डायरेक्टली ऐड कर दो, और जो 5 लाख के ऊपर कमाओगे उस पर कितना लगा दो 20%। और सर अगर 10 लाख से ज्यादा हो तो पहले 10 लाख तक का टैक्स निकाल के रख लो, जो आएगा 1,10,000। पहले 2.5 लाख का जीरो, 3 लाख का जीरो, अगले 2 लाख का 5% 10,000, अगले 5 लाख का 20% 1 लाख, तो हमें 10 लाख तक का टैक्स तो पता चल गया, देखो 10,000 और प्लस 1 लाख, और ये हमेशा कितना रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा, ये 1,10,000। तो हमें पता चल गया कि जैसे ही 10 लाख क्रॉस करेगा 1,10,000 तो हमें पे करना ही पड़ेगा, और जो 10 लाख के ऊपर होगा उस पर 30% और लगा देंगे। लेकिन सरकार आपसे कहती है अभी रुक जाओ, एक बात आपको और बताते हैं, और सरकार ने आपसे कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं, और जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, यहां 66 ज्यादा लेकिन 80 से कम होनी चाहिए थी, यहां एग्जैक्ट 80 या 80 से ज्यादा है। अगर बिल्कुल 60 है तो अभी इस कैटेगरी में आ जाएगा, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट 80 है तो अभी इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो सर क्या नया स्लैब दिया गया, 80 साल के बाद भी इनकम को अर्न कर रहा है, बेनिफिट देना तो बनता है टैक्स में, 80 के बाद भी आदमी इनकम को अर्न कर रहा है, तो सर क्या दिया गया, वहां लिखा गया फर्स्ट 5 लाख जीरो, उनसे कहा गया 5 लाख रुपए तक आपसे हम टैक्स लेंगे ही नहीं। अब नेक्स्ट 5 लाख, सर 5 लाख के बाद तो टैक्स 20% हो जाता है, हमने 5% वाला स्लैब ही गायब कर दिया, हम आपसे 5 लाख रुपए तक टैक्स ही नहीं लेंगे। अब 5 लाख के ऊपर जो कमाओगे उस पर 20%, और इसके ऊपर जो कमाओगे, मतलब अब 10 लाख के ऊपर जो भी कमाओगे उस पर 30%। तो आपके पास मिस्टर पी आते हैं, वो आपसे कहते हैं बेटा मैं बहुत बुजुर्ग हूं, रेजिडेंट हूं, और मेरी एज
83 ईयर से। पहले बात तो उनको खड़े होकर सैल्यूट करना, हट्टे कट्टे इनकम को अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी दम तक आदमी को हट्टा कट्टा रहना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए। पहले तो उन्हें सलाम ठोकना एक अच्छा सा, फिर उनसे पूछना आपने इनकम कितनी कमाई। वो कहते हैं बेटा मैंने 17 लाख रुपए कमाए। तो आप उनसे कहना सरकार ने आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, जो आपने 5 लाख रुपए सबसे पहले कमाए, सरकार को उस पर टैक्स ही नहीं चाहिए। अब आप थोड़े अमीर होते हो, उसके बाद 5 लाख रुपए और कमाते हो, तो सरकार आपसे कहेगी कि आप 20% से पे करो। उसके ऊपर जो भी आप कमाओगे 10 लाख के बाद, उस पर सरकार 30%। 10 लाख के ऊपर कितना कमाया, वो कहते हैं मैंने 7 लाख रुपीज और कमाए, उस पर 30% से पे करना पड़ेगा। 0 और 1 लाख और 7 लाख का 30%, 2,10,000, तो उनकी इनकम हो गई 3,10,000। समझ में आ गया होगा, इजी चीज है और मैंने बहुत इजी तरीके से टीच करने की कोशिश करी। तो यहां पे मैंने लिखा पहले 5 लाख तक लिख, 5 लाख से ज्यादा, लेकिन 10 लाख से ज्यादा नहीं। जो 5 लाख के ज्यादा होगा उसका 20%, और 10 लाख से ज्यादा होगा तो 10 लाख तक का टैक्स निकाल लेते हैं। तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो, 5 लाख का 20%, 1 लाख। देखो 1 लाख तो पे करना ही पड़ेगा जैसे ही 10 लाख को क्रॉस करेगा। तो मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया कि 10 लाख को क्रॉस कर जाए तो फिर आप 10 लाख तक का निकालना ही मत, सीधे 1 लाख रुपए लिख देना, और जो 10 लाख के ऊपर कमाया गया होगा उस पर 30% रेट लगा देना। सर अब कोई 100 साल से ऊपर वाला, 120 से ऊपर वाला स्लैब है? नहीं यार, इतने ही स्लैब है, बस 3। 80 से ज्यादा वाला आखिरी है। इसके बाद तो आदमी कहां तक सरवाइव करता है, कमी करता है। 90-100 के भी एग्जाम्पल मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, तो 80 से ऊपर वाले पे ये वाला ही स्लैब रहेगा। 3 स्लैब है। अब आज के बाद क्वेश्चन शुरू करते हुए क्या देखना है, सबसे पहले तो असेसी कौन है, फिर असेसी रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, फिर एज कितनी है। मैं बच्चों से पूछता हूं पहला वाला स्लैब किसके लिए एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, जो नीचे 2 लिखे हुए हैं उनको छोड़कर, एक तो क्या लिखा हुआ है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 60 या 60 से ज्यादा का हो, 60 या 60 से ज्यादा का हो लेकिन 80 से कम का हो, और आखिरी वाला जो 80 या 80 से ज्यादा का हो। तो ये स्लैब किसके लिए हो गया, एक तो हम कह सकते हैं अदर देन 2, जो नीचे लिखे उनको छोड़कर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं डिफाइन करो, तो मैं आपको बोलूंगा एक तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, क्योंकि 60 साल होते ही आप कहां पहुंच जाओगे, आप नीचे वाले स्लैब में पहुंच जाओगे। और दूसरी बात को बेटा बहुत ध्यान से देख लेना, और दूसरा मैंने लिखा ऑल नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। बेटा अच्छे तरीके से समझ लो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो एज देखनी ही नहीं है। नॉन रेसिडेंट पे तो हमेशा पहला वाला स्लैब ही लगेगा, 2.5 लाख रुपए वाला। जो बेनिफिट्स हमने अप टू 3 लाख या अप टू 5 लाख दिए हैं वो केवल रेसिडेंट को दिए हैं। तो इंडिविजुअल अगर नॉन रेसिडेंट है फिर एज ही मत देखना, फिर तो स्लैब लग गया 2.5 लाख रुपए वाला। लेकिन अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो हमें एज देखनी पड़ेगी। 60 साल से कम है तो 250 वाले से शुरुआत करेंगे, 60 या 60 से ज्यादा और 80 से कम है तो 3 लाख वाले से शुरू करेंगे, और 80 या 80 से ज्यादा तो 5 लाख वाले से शुरू करेंगे। तो पहला वाला जो स्लैब है वो 2 इंडिविजुअल के लिए, अगर वो रेजिडेंट है तो एज 60 से कम होनी चाहिए, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो एज देखना ही मत, हमेशा पहला वाला ही स्लैब लगेगा। एक बात और बता दूं चलो, वो बात भी बड़ी अच्छी है। जो पहला वाला स्लैब है, ये वाला स्लैब, यही HUF पे लगता है। यही वाला स्लैब AOP BOI पे लगता है, और यही वाला स्लैब एनी अदर जुरिडिकल, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे लगता है। बाद वाले 2 नहीं, पहला वाला 2.5 लाख वाला 2 इंडिविजुअल पर तो लगता ही है, लेकिन हम जब HUF की इनकम निकालना सीखेंगे तब भी यही वाला रेट लगता है।
ईओपी बीओवाई की इनकम पे भी यही वाला रेट लगता है और एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की इनकम पे भी यही वाला रेट लगता है। फर्म के लिए रेट डिफरेंट है, कंपनी के लिए रेट डिफरेंट है, लोकल अथॉरिटी के लिए डिफरेंट है, लेकिन इंडिविजुअल जो दो कैटेगरी मैंने ऊपर हाईलाइट की हुई है और एचयूएफ पे भी ये वाला रेट लगता है, एओपी बीओआई पे भी ये वाला रेट लगता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे भी ये वाला रेट लगता है। हालांकि हम टैक्स पहले इंडिविजुअल का ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी है आपके लिए बताना, इसलिए मैंने देखो पहले वाले स्लैब के साथ क्या लिखा है, एचयूएफ भी लिखा है, एओपी बीओआई भी लिखा है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी लिखा है। तो ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जो 2.5 लाख वाला है वो इंडिविजुअल्स पे तो लगता ही लगता है, 3 और असेसी पे लगता है, एचयूएफ, एओपी बीओआई, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो अब कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है वो किस तरीके से शुरू होता है, इस तरीके से शुरू होता है, मिस्टर एक्स रेजिडेंट, एज 38 years, provides following information। वो आपसे कहता है कि मेरी टैक्सेबल सैलरी है, जो मैंने सैलरी को जब कंप्यूट किया तो 4,20,000। टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस है, एक बिजनेस भी था उसका प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपीज का। अदर सोर्सेस की इनकम में उसने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अर्न किया, अदर सोर्सेस की होती है 40,000, और वो आपसे कहता है कि इनकम तो निकाल चुका हूं मैं, हम ये मानते हैं इसी तरीके से निकलेगी, मेरी सर टैक्स लायबिलिटी और निकाल दो। तो सबसे पहले तो देखो असेसी कौन है। एक बात तो कंफर्म्ड है, वो इंडिविजुअल है, क्योंकि पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो असेसी इंडिविजुअल हो गया। अब हमने देखा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट है। अब हमने एज देखी, जब हमने उसकी एज देखी तो 38 ईयर्स है। हमें स्लैब पता चला गया, जो स्लैब लगेगा वो 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। नॉन रेसिडेंट होता है फिर तो 2.5 लाख वाला लगता ही लगता। रेसिडेंट अगर 60 से ज्यादा होता या 60 होता तो 3 लाख वाला, 80 या 80 ज्यादा 5 लाख वाला, यहां 38 एज 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। तो पहले हम उसकी निकाल लेते हैं टोटल इनकम, इस इनकम को हम टोटल कर लेते हैं पहले कि उसने पूरे प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम को अर्न किया। 420 प्लस 3 लाख 7,20,000 प्लस 40 7,60,000। अब इसकी 1 साल की टोटल इनकम हो गई। अब इस पे हम लगाते हैं रेट। तो पहले हमने लिखा फर्स्ट लैख 2,50,000, इस पे मैंने कर दिया नहीं। अब मैंने यहां पे लिखा नेक्स्ट 2,50,000 और यहां मैंने लिख दिया 5%। अब नेक्स्ट 5 लाख, लेकिन 5 लाख के बाद तो इसने केवल 2,60,000 ही कमाई ना, क्योंकि 760 है, इस पर लगेगा 20%। तो यहां तो लिख दिया 12,500 और यहां लिख दिया 52,000, तो 74,500 ये टैक्स उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई। सबसे पहले तो ये बताया कि पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर ये बताया कि जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल होता चला जाएगा उसको हम असेसी बोलेंगे। फिर मैंने ये बताया इंडिविजुअल के केस में टैक्स के रेट्स क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव रेट्स होते हैं, गरीब पे कम लगेंगे, जैसे जैसे अमीर होते चले जाओगे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता चला जाएगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देके स्लैब निकालना भी सिखाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टैक्स अभी तक हमने निकाला ये वाला, ये फाइनल रेट नहीं है, इसमें कुछ चीजें ऐड भी की जाती हैं और कुछ चीजें माइनस भी की जाती हैं। कुछ चीजें ऐड करते हैं जिनको हम कभी कभी सरचार्ज कहते हैं, कभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते हैं, कभी कुछ केसेस में कुछ चीज माइनस की जाती है जिसको रिबेट कहा जाता है। जो ऐड करते हैं वो सरचार्ज ऐड हो सकता है, क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होता ही होता है, क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। कुछ केसेस में हमें एक बेनिफिट मिलता है जिसको कहा जाता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कुछ केसेस में, ये तो हमेशा ऐड होता है।
सरचार्ज कभी ऐड होता है, कभी नहीं होता है, क्या होता है, कब ऐड होता है, नेक्स्ट क्लास में। रिबेट कभी कभी माइनस की जाती है, कब माइनस की जाती है, क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में। और इन सब बातों के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे जो पिछले साल नहीं थे लेकिन इस साल एप्लीकेबल है। तो आई होप जब आप नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करोगे उससे पहले अच्छे तरीके से इन स्लैब को अपने दिमाग में भर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू करोगे। सर, हम आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट, अपने डाउट्स पूछना चाहें, ईमेल आईडी मैं हमेशा देता हूं, नीचे देखो डिस्प्ले हो रहा है imsb003@gmail.com। मैं व्हाट्सएप के थ्रू जवाब नहीं दूंगा आप लोगों के लिए, मैं ईमेल के थ्रू दूंगा। व्हाट्सएप पे पूरी पिक्चर नहीं आ पाती है। डाउट्स पूछने का तरीका छोटा मोटा डाउट्स है, फिर तो ऐसे ही भेज दो। कोई क्वेश्चन पूछना है, सही किया गलत किया, उसको कॉपी में अपनी अच्छी सी हैंडराइटिंग में सॉल्व करो, अपने मोबाइल से उसकी एक अच्छी सी पिक खींचो और वो मुझे ईमेल कर दो। मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हर तरीके से आपके साथ हूं, लेकिन आपको मेरे साथ स्टडी करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। हम एक काम और भी करेंगे, जो डाउट्स मेरे पास आए करेंगे आप लोगों के थ्रू, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस किया करूंगा कि ये डाउट्स मुझसे इस बच्चे ने पूछा, उसके नाम के साथ इस शहर का रहने वाला है और उसका ये जवाब होगा। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। इन 3-4 टॉपिक्स को मैं आपको टीच करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।